हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 10 है। अब तक हम लोग कुल 9 लेक्चर यूट्यूब पर आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर जिन भाइयों ने और जिन बच्चों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए, आप सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या पढ़े थे। तो देखिए हम लोग इस लास्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण लवण देखे थे, जिसमें 6 लवण था। ठीक है, उनका निर्माण विधि पढ़ना है और उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण ये हमको पढ़ना है। आई बात समझ में? तो देखिए कौन कौन से लवण थे, एक बार हम यहाँ पर फिर से आपको लिख दे रहा हूँ। वैसे तो आप इससे पहले वाली वीडियो में उनको देखकर नोट्स बना लिए होंगे। ठीक, और दूसरी बात कि पीडीएफ नोट्स की जिन भी छात्रों को ज़रूरत होगा, टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे ज्वाइन हो जाइए। अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए तो देखिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्या क्या लवण थे। पहला नंबर का था Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, इसको बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक, इसको बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा केवल इतना ही है ना, इसी को बोलते हैं धावन सोडा। ये तो जल है, तो देखो इसका नाम सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं धावन सोडा का। अब 10H2 है तो H2 को हाइड्रेट बोलते हैं और 10 को डेका बोलते हैं। ठीक है, 10 को क्या बोलते हैं, डेका, H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। ठीक, तो ये बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम हो सकता है, हो जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग पढ़े थे खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम इसका होता है। ठीक, तो ये होता है खाने का सोडा, आपका खाने का सोडा। ठीक है, चौथा हम लोग देखे थे, सॉरी तीसरा हम लोग देखे थे अमोनियम क्लोराइड, नवसादर जिसको कहें NH4Cl, इसको नवसादर कहें, नवसादर। रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, साधारण नाम नवसादर या कपूर होता है। 4 नंबर हम लोग देखे थे फिटकरी, K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, इसको बोले थे फिटकरी। इसको फिटकरी बोले थे। ठीक है, इसको हम लोग पोटास एनम भी कहते हैं। 5 नंबर हम लोग देखे थे विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। 6 नंबर इसी वीडियो में सारा का पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस था, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, इसको बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट, H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ठीक है, ये तो इतना हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये नाम था कुल 6। ठीक, अच्छा, इसमें देखिए हमारे सिलेबस से अमोनियम क्लोराइड नवसादर और ये फिटकरी
को निकाल दिया है। ठीक, हमको केवल ये और ये दो नीचे का दो ऊपर का पढ़ना है 4। समझ, खाने का सोडा, दामन सोडा और विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में ना। इस बार 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि और उपयोग पूछा था। ठीक है, तो ये हर साल देखा जाता है, पेपर में देखने को मिल जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के सिलेबस से के लिए। ओके, चलिए तो हम लोग 1 बाय 1 करके इन चारों को पढ़ लेंगे, इन दो को नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो इनको हम झूठ मूठ का क्यों पढ़ेंगे, सही बात है ना। चलिए तो जल्दी से हम लोग इस वीडियो में इन चारों को कवर कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर भी एंड गेम हो जाएगा। जैसा कि हम आपसे पहले वीडियो में कहे थे कि 3 या 4 लेक्चर होगा, तो 3-4 लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाया आपका, ये 5वां लेक्चर आपको देना पड़ा चैप्टर नंबर 2 के बिहेव पर। समझ में आया? तो कुल मिलाकर लेक्चर 10 है, बाकी इस चैप्टर के बिहेव पर कुल 5 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, और 5 लेक्चर में सारा का सारा चैप्टर दूसरा खत्म हो गया। समझ आया ना। तो चलिए हम लोग अब हेडिंग डालिए, हम लोग अब इसका सीधे निर्माण पर चलते हैं। हेडिंग लगा लीजिए धामन सोडा, हेडिंग लगाइए धामन सोडा, मिटा दे। अगला हम हेडिंग लगाने वाले हैं धामन सोडा। ठीक है, धामन सोडा। ठीक है, देखिए धामन सोडा का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, खूब बढ़िया से लिखेंगे रासायनिक सूत्र। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम इसका देखिए ये क्या है, सोडियम, तो लिखेंगे सोडियम। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। और ये 10 को हम लोग डेका बोलते हैं, डेका। ठीक है, 10 को क्या बोलते हैं, डेका। और H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, तो हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम क्या होगा इसका, साधारण नाम इसका होगा धामन सोडा, धामन सोडा। ठीक है, इतना आप ध्यान रख सकते हैं, ये धामन सोडा का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। ठीक है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, चाहे तो आप केवल Na2CO3 भी कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये तो जल है। ठीक, रासायनिक नाम हम लोग क्या कह देंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और साधारण नाम तो धामन सोडा हम लोग जान ही रहे हैं, धोने वाला सोडा जिसको कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग कपड़ा कचारते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका 4 हेडिंग, सबका 4 हेडिंग पढ़ेंगे। पहला नंबर तो बनाने की विधि, बनाने की विधि कैसे धामन सोडा बनाते हैं हम लोग अब बनाने वाले हैं। दूसरा हेडिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग इसका भौतिक गुण, भौतिक गुण। तीसरा हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और चौथा हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं उपयोग। हाँ भाई, सारा का सारा जान गए तो लास्ट में उपयोग का कहाँ होता है इसको जानना तो जरूरी है। समझ में? तो ये 4 हेडिंग हम लोग सभी लवणों के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फटाक से इसका नाम हेडिंग लगा लीजिए धामन सोडा बनाने की विधि। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं सारे को, थोड़ा सा हमारे पास जगह थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा तो आपको रिएक्शन थोड़ा बताने में हमको हेल्प मिलेगा। तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, और सबके सबको याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, सब बहुत आसानी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। मिटाते हैं।
तो जल्दी से हेडिंग लगाइएगा, धावन सोडा बनाने की विधि। देखिए धावन सोडा हम बनाते कैसे हैं, बहुत आसान है। क्या करते हैं ना, देखिए धावन सोडा हम बनाते कैसे। सपोज मान लीजिए कि आपके घर का एक सुंदर सा बर्तन, घर में बना सकते हैं अपने भैया, आपके घर का ये सुंदर सा बर्तन, इसमें हमने ले लिया थोड़ा सा एक क्षार अब बोल दिए तो इसका मतलब कि उसमें OH आयन जरूर होगा। हम लोग क्षार पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक क्षार लेंगे, उस क्षार का नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार लेंगे और इस क्षार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। इस क्षार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और गैस प्रवाहित करने के बाद इनको हम लोग बर्नर की सहायता से प्रयोगशाला में गर्म कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? गैस लेंगे और इनको खूब बढ़िया से हम लोग गर्म कर देंगे। ठीक, अब गर्म कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? Na2CO3। Na2CO3। आई बात समझ? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन हमको लिखना पड़ेगा भैया। रिएक्शन समीकरण, रासायनिक समीकरण तो दर्शाना पड़ेगा। तो इसको देखिए हम लोग लिख कैसे देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि दामन सोडा प्राप्त होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको क्या बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, पहले फिलहाल में इसको मिटाते हैं और रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन होगा कैसे। हमने क्या कहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया और इसको हम लोग गर्म कर दिए। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखते रहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको हम लोग साधारण नाम में कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा के भी नाम से जानता है। ये तो जानते हैं कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है ना कि ये Na अलग होता है। पहले रिएक्शन तो समझिए। ये देखिए Na पर कितना प्लस होता है? 1 प्लस। ये H और OH अलग अलग, O पर -2, H पर +1, ये CO2 है। ठीक, CO2 है, इस पर कोई फिलहाल में आवेश नहीं है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन कि इस O2 के साथ जुड़ जाता है तो इसको बना देता है CO3। 2 को माइनस आया इस पर, पहले तो इस पर 0 आवेश है, 2 को माइनस आया इस पर तो इस पर 2 को माइनस लग जाता है। अब देखिए इधर का माइनस वाला और इधर का प्लस वाला, यही ना हम लोग जानते हैं आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इधर का माइनस प्लस वाला, इधर का माइनस वाला, ये दोनों क्रिया करेंगे। देखिए इसका नीचे इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे करेंगे तो क्या होगा? इसका 2 गो है तो Na के नीचे क्या आ जाएगा? 2, Na2 और बचा क्या? CO3। अब देखिए यहां से एक H बचा और H बचा केवल ना, अच्छा केवल H बचा ना, तो ये H आपका जल बनाएगा H2O, ये बनाएगा। ठीक, आपका H2O बनाएगा। तो देखिए अभी तो हमारा रिएक्शन संतुलित नहीं है। इतना तो आप समझ गए कैल्शियम का सोडियम कार्बोनेट कैसे बना। ठीक, अब ये साथ में जल भी बना। ठीक है,
तो जल कैसे बना, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में, इसको गर्म करेंगे तो जल तो जरूर रहेगा। लिक्विड को गर्म करेंगे तो जल तो जरूर है, वाष्पन की क्रिया होगी ना तो जल रहेगा। तो इसको संतुलित करते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं। इधर देखिए सोडियम कितना 2, कार्बोनेट कितना, सोडियम कितना 2, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3 और यहाँ 1 4। सोडियम को पहले 2 करते हैं तो यहाँ से सोडियम को 2 कर दिए गुणा करके यहाँ पर, तो 2 को सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 3 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके गर्म करके और हम लोग ये धावन सोडा का निर्माण कर दिए, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि धावन सोडा कैसे निर्माण कर दिए। इसमें 2 लाइन लिखेंगे धावन सोडा बनाने की विधि में। प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके गर्म करने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। और उसके बाद ये रासायनिक समीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हर एक बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, ओके, चलिए। अगर सारा बात समझ में आ रहा हो तो अभी की अभी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा फुल सपोर्ट हमारी तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिलने वाला है। पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपके विज्ञान का। ओके, चलिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर हटाया नहीं जाएगा, आपको कंसेप्ट याद कराया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। सारा का सारा खुद से आप लिखने लगेंगे। ठीक है, ये सब खुद से आप बनाने लगेंगे। कैसे हो रहा, सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, तो खुद से आप करने लगेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ आए? देखिए कितना आसानी से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करा दिए। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने बना लिया धावन सोडा बनाने की विधि, हम लोग कर लिए और हम लोग ये लिख लिए। अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं इसके भौतिक गुण पर। ठीक, चलते हैं भौतिक गुण। मिटाना जरूर एक नोट बनाकर उसमें नोटबुक में नोट करते रहिएगा। हाँ, तो हेडिंग लगाइए भौतिक गुण, धावन सोडा का भौतिक गुण। धावन सोडा ये हेडिंग लगाया, उसमें बनाने की विधि पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं कि भौतिक गुण होता क्या है, कि मतलब कि किसी भी वस्तु को दूर से देखकर उसके बारे में कुछ न कुछ बता दिया जाए, तो जो भी बताएंगे वो भौतिक गुण, यानी कि दूर से देखकर हम उसके बारे में कुछ बता दिए, भौतिक गुण हुआ। तो जरा हमको बताइए, धावन सोडा सबके घर धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा उपस्थित है, तो जरा बताएंगे कि उसका रंग कैसा होता है। पहला नंबर, उसका भौतिक गुण में हम लोग रंग के बारे में बता दें, देखकर दूर से बता देंगे ना कि उसका रंग कैसा होता है। कैसा होता है उसका रंग? तो आप बोलेंगे सफेद ना, तो क्या कहेंगे कि धावन सोडा, या फिर कहेंगे इसका रंग सफेद होता है, सफेद होता है। ठीक, दूसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं? अच्छा, जरा बताएंगे कि पानी में डालेंगे और इसको घोलेंगे तो घुलेगा या नहीं? घुल जाएगा ना। अच्छा, मिट्टी को डालेंगे तो पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा? नहीं, कब्बो नहीं घुलेगा। मिट्टी केवल गलती है, घुलती नहीं है। ठीक है, बट सोडा को डालेंगे, धावन सोडा को, और पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? पूरा घुल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? यह जल में घुल जाता है। घुल जाने का मतलब विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है। अच्छा, तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं? अगर जल थोड़ा कठोर है, ठीक है, तो उसको क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, मुलायम कर देता है। तो क्या कह देंगे कि ये जो धावन सोडा है जल की कठोरता को दूर करता है। समझ में? जल की कठोरता को क्या करता है? दूर कर देता है।
तो कहेंगे कि यह जल की कठोरता को दूर कर देता है। तीसरा नंबर हम लोग ये कह दिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है। चौथा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए चौथा नंबर, ये लगभग 850 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह से घुल जाता है। पूरी तरह से घुल जाने का मतलब विलेय हो जाता है ना। ये लगभग 850 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलेय होता है, मतलब घुलता है, विलेय होता है। संपूर्ण रूप से बात बता रहे भैया, संपूर्ण रूप से विलेय होता है। तो ये चार बात आप याद रखेंगे क्या? ये चार बात आप याद रखेंगे क्या? दूर से देखकर इतना हम बता सकते। ये थोड़ा सा हम लोग क्रियाकलाप करके देखें, बाकी ये बात और ये दो बात तो दूर से देखकर हम लोग बताएं। आई बात समझ में ना? ओके चलिए ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको मिटाएं, चलिए ठीक है मिटाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया बनाने की विधि, भौतिक गुण। अब हेडिंग लगाइए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। इंपोर्टेंट इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो रासायनिक गुण में हम लोग 3-4 रासायनिक गुण भी देख लेते हैं। इसका क्या होता है? रासायनिक गुण का मतलब क्रिया कराने पर, मतलब एक बर्तन में धावन सोडा डालें और दूसरा कोई यौगिक डालें और उसके पश्चात देखें क्या बन जा रहा है, उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। मतलब कि हम नहीं सोच सकते कि क्या बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, तो वो रासायनिक गुण, मतलब कि आंतरिक परिवर्तन रासायनिक गुण कहलाता है। तो रासायनिक गुण आइए समझते हैं। तो पहला नंबर हेडिंग लगा लीजिए इसमें, उष्मा का प्रभाव। क्या? उष्मा का प्रभाव। अच्छा, उष्मा का प्रभाव का मतलब कि धामन सोडा के जलीय विलयन में जब उष्मा मतलब कि गर्म करेंगे जलीय विलयन को, तो क्या होगा? इतना तो आप सोच सकते हैं कि धामन सोडा के जलीय विलयन में जब आग लगाएंगे तो जल रहेगा धामन सोडा के साथ, तो जल क्या होगा? निकलेगा बाहर, वाष्प बन के भैया निकलेगा ना। हाँ, तो वाष्प बन के निकलेगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। एक बार खूब ज़्यादा टेम्परेचर लगा दे, खूब हाई, एक बार थोड़ा कम। तो बताइए, थोड़ा कम लगाएंगे तो थोड़ी कम वाष्पन होगा, और खूब ज़्यादा लगा देंगे तो खूब जल्दी जल्दी वाष्पन की क्रिया होने लगेगा, खूब तेज होगा ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि थोड़ा अगर कम ताप रखेंगे तो वाष्पन थोड़ा कम होगा, यानी कि जल की मात्रा थोड़ा कम निकलेगा। अगर खूब ज़्यादा टेम्परेचर लगा देते हैं तो क्या होगा? वाष्पन खूब ज़्यादा होगा, यानी कि जल की सारी मात्रा निकल जाएगी। किससे? सोडा से, धामन सोडा से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं धामन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे? गरम का निशान होता है डेल्टा, इसको डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग निम्न ताप पर करते हैं, निम्न ताप पर, ठीक है। निम्न ताप पर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो थोड़ी कम मात्रा में क्या होगी? जल का वाष्पन होगा, यानी कि जल इससे अलग होगा। समझ में आया? थोड़ा कम मात्रा में जल इससे अलग होगा तो क्या कहेंगे? Na2CO3 इंटू H2, वो इसमें जरूर रहेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत जल बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा वाष्पन की क्रिया से। तो एक जल बच गया, 9 को निकल गया, 10 को जल के अणु बचे हैं। अच्छा, जब उच्च ताप पर गर्म कर देंगे इसी को Na2CO3 इंटू 10H2O को जब उच्च ताप पर गर्म कर देंगे, किस ताप पर? उच्च ताप पर गर्म कर देंगे तो क्या होगा? सारा का सारा जल धामन सोडा से अलग हो जाएगा। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट से क्या होगा? अलग हो जाएगा सारा का सारा जल।
इतना तो आपको समझ में आया होगा बात। तो इसमें क्या लिखेंगे ऊष्मा के प्रभाव में कि जब धावन सोडा को निम्न ताप पर गर्म करते हैं तो अधिकांश जल धावन सोडा से अलग हो जाते हैं, यानी कि वाष्पन की क्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तथा यदि उच्च ताप पर धावन सोडा को गर्म करते हैं तो सारा का सारा जल के अणु धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट से अलग वाष्पन की क्रिया द्वारा अलग हो जाते हैं। बात समझ में आए क्या? तो इतना हम लोग लिख लेंगे क्या। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग इसका जल अपघटन करा कर देख लेते हैं। एक बार तो जल निकाल दिए, उष्मा मतलब उष्मा का प्रभाव देखिए तो जल निकला। अब जल अपघटन मतलब कि जल में डालेंगे इसको तो क्या बनने वाला है, आइए जानते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा रिएक्शन। आगे चलते हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट सभी को हमको पढ़ना है, तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा नंबर आप हेडिंग लगा सकते हैं जल अपघटन। जल अपघटन, देखिए जल अपघटन क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एकदम आसान है। देखिएगा Na पर कितना प्लस 1, CO पर कितना माइनस 2, H पर कितना प्लस 1, OH पर कितना माइनस 1। ठीक है, ये H2O H और OH में टूटता है, ठीक, हमेशा ध्यान रखें। इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Na इसका एक आवेश और इसका माइनस एक आवेश दोनों खत्म होकर क्या बना देंगे, NaOH प्लस। इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया करता है तो इसका 2 माइनस और इसका 1 प्लस, तो इसका 2 इसके नीचे हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा H2 और इसका 1 प्लस इसके नीचे होगा तो CO3। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि H2CO3 जब भी बनता है, H2CO3 जब भी बनता है इसके मध्य बहुत दुर्बल बंध बनता है, बहुत ही दुर्बल बंध बनता है, जो क्या होगा कि तुरंत ये अपने इस अवस्था में ना रहकर तुरंत के तुरंत जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा H2CO3 जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाएगा। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं, Na2CO3 प्लस H2O क्या होगा, NaOH और प्लस H2O और प्लस CO2। क्या क्या बनाया, NaOH क्या है, एक क्षार है कास्टिक सोडा, H2O क्या है जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। ये गैस ऊपर की तरफ उड़ने लगेगी। समझ में आया? तो इतना बात आई होप आपको समझ में आया गया होगा। इसको आप लिख सकते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिएगा कैसे लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट को या फिर धावन सोडा को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इतना आप लिखकर ये रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अगला हेडिंग लगाइएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। इसको मिटा देना, बस तीन पढ़ते हैं, ठीक, तीन सबका पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, बहुत आसान है और इससे बाहर नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, समझ में है ना। हाँ, तो इसको मिटाते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइएगा अगले रासायनिक गुण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया। तीसरा नंबर CO2 के साथ क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। Na2CO3 ना, यही ना है धावन सोडा का सूत्र, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ये देखिए इसमें थोड़ा भी जल नहीं है ना, तो जल के साथ तो क्रिया कराना पड़ेगा, तो इसमें जल होना चाहिए, ठीक, जल होना चाहिए।
तो जलीय विलयन में जब भी क्रिया कराएंगे तो जलीय विलयन में भैया ठोस में क्रिया कैसे होगी, नहीं होगी ना, तो जलीय विलयन में क्रिया होगी ना। ठीक, तो इसमें एक थोड़ा सा जल ले लेते हैं और प्लस CO2 ले लेते हैं। अब देखिए क्रिया कराएंगे क्या क्या बनने वाला है। ठीक, तो ये देखिए यहां से हमको क्या निकलेगा, एक तो H प्लस और OH माइनस। ध्यान से सुनिएगा एकदम आसान है, एक तो H प्लस OH माइनस निकलने वाला है। ठीक, ये H एक H यहाँ एक H यहाँ, ठीक, एक H यहाँ और एक H यहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कि OH इसके साथ जब जुटेगा तो क्या बनाएगा, HCO3 बनाएगा। क्या H आगे आ जाएगा, CO2 है तो CO3 हो जाएगा। इस पर होता है माइनस का एक, समझ है। और ये H प्लस पहले से बचा है तो इस कार्बोनेट के साथ ही H प्लस आ जाएगा। क्या, तो ये भी बना लेगा HCO3, इस पर माइनस एक। एगो बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये दो बाइकार्बोनेट हो गए और दो सोडियम हो गए, दो सोडियम और दो बाइकार्बोनेट, एक Na और एक Na, इस पर प्लस इस पर प्लस, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ, इसका प्लस वाला ये माइनस वाले के साथ। तो क्या बना है, NaHCO3 और प्लस NaHCO3, दुगो NaHCO3 बना ना, NaHCO3 और प्लस NaHCO3, दो बना कि नहीं, दो बना ना, दोनों सेम है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या है, खाने का सोडा, समझ में आया। तो देखिए ये देखो, ये दोनों के दोनों सेम है, तो यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु प्राप्त हो रहे हैं एक कास्टिक सोडा के अणु के द्वारा। तो क्या इन दोनों को एक में मिलाकर हम लोग दो से गुणा करके लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख देंगे Na2CO3 और प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में क्रिया कराएं तो क्या बनाए, 2NaHCO3। इतना बात समझ में आए ना। तो सीधा सीधा कह देंगे कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा प्राप्त होता है। इतना लिख सकते हैं ना। ये आपको सारी प्रक्रिया समझ में आए कि नहीं, थोड़ा भी अगर थोड़ा डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा, दो बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा ये अभिक्रिया। ओके, तो ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट इसके रासायनिक गुण हम लोग देखें। ये देखिए ये अभिक्रिया अभी हम लोग आगे बनाने की विधि, किसकी बनाने की विधि पढ़ने वाले हैं, खाने की सोडा बनाने की विधि में पढ़ने वाले हैं। तो ये अभिक्रिया एक बार याद किए तो दो जगह हमको क्या हो गया, लाभ हो गया, समझ में आया ना। चलिए, तो इसको हम इसीलिए बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, समझ में आया ना। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आया होगा। अब अब हम लोग पढ़ चुके, देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अब पढ़ने वाले उपयोग, लास्ट हेडिंग इसका, ठीक है, लास्ट हेडिंग इसका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, उपयोग। बहुत आसान है उपयोग। अच्छा बताइए जरा, कास्टिक सोडा धावन सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में। तो सबसे पहला इसका उपयोग कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पहला नंबर कपड़ा धोने में। दूसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, और कहीं करते हैं क्या। अभी हम लोग भौतिक गुण में पढ़े हैं कि जल को कठोरता दूर कर देता है, जल की कठोरता क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो हम लोग इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जल की कठोरता को दूर करने में, समझ में। तो कहेंगे इसका उपयोग भारी जल की कठोरता दूर करने में
करते हैं। तीसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, तीसरा नंबर देखिए, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग, वस्त्र, कागज उद्योगों में करते हैं। ठीक है, ये इतना आप समझ गए ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में, जल की कठोरता दूर करने में, वस्त्र कागज उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो ये तीन उपयोग हम लोग देख लिए, और इसका उपयोग हम लोग चौथा नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। लास्ट नंबर, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में भी करते हैं। इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं, यंत्रों में। समझ में आया क्या, ये हम लोग 5 इसका उपयोग देखें। ठीक, इंपॉर्टेंट उपयोग था। इतना हम तो लिख सकते हैं, इतना हम याद रख सकते हैं। क्या समझ में आया बात ना, चलिए ठीक है। तो आई होप आपको धावन सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके साथ साथ उपयोग आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फटाक से हेडिंग लगाइएगा, खाने का सोडा बनाने की विधि। सबसे पहले तो खाने का सोडा हेडिंग लगाइए, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले खाने का सोडा हेडिंग लगाइए, खाने का सोडा। देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र तो हम लोग जान गए NaHCO3। रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो इसका नाम होता है सोडियम, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आप ऐसे लिख लीजिएगा कि रासायनिक सूत्र ये, रासायनिक नाम ये, और साधारण नाम इसका क्या होता है, खाने का सोडा। ठीक है, इतना आप जरूर लिख लीजिएगा। रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने का सोडा साधारण नाम। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग लगाइएगा, खाने के सोडे का, खाने का सोडा बनाने की विधि। ठीक है, खाने का सोडा बनाने की विधि। हाँ, तो अगला हेडिंग जरूर लगाइए। हाँ, तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, खाने का सोडा बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, खाने का सोडा बनाने की विधि। जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं रासायनिक गुण धावन सोडा का, लास्ट वाला क्या किए हैं, धावन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में H2O में क्या मिलाए हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए हैं। तो आपस में ये सभी क्रिया करके 2 अणु सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किए, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किए हैं। तो ये इस तरह हमको प्राप्त हुआ है खाने का सोडा। क्या, खाने का सोडा, सोडा। तो इसका उपयोग में एक और लिख सकते हैं, इसके उपयोग में हम लोग जितना लिखे 5, तो 6वां नंबर लिख सकते हैं, खाने के सोडा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। धावन सोडा का उपयोग खाने के सोडा बनाने में करते हैं। देख लीजिए, खाने का सोडा देख लीजिए, आ गया ना हमारा। तो ऐसे हम लोग ये खाने का सोडा बनाते हैं। आई बात समझ में ना। तो हम लोग खाने के सोडा बनाने की विधि में क्या कहेंगे, एक प्रयोगशाला में धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट को के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आई होप आप बनाने की विधि खूब अच्छी तरीके से समझ गए। अब हेडिंग लगाते हैं भौतिक गुण पर। ठीक है, तो इसको मिटाएं
अब हम लोग हेडिंग लाते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, खाने के सोडा का भौतिक गुण पहला। अच्छा, भौतिक गुण कैसा होता है? इसका रंग, रंग पर बात करें तो यह भी कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? इसका रंग सफेद होता है। तो कहेंगे यह एक क्रिस्टलीय ठोस, कह दे क्या? ठोस होता है ना, ठोस भी होता है और सफेद रंग का होता है। तो यह एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह एक सफेद, लिख दे, सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। आप चाहे तो इसको दो इसका लिख सकते हैं, दो उपयोग इसी में, इसी लाइन में। यह एक सफेद रंग का होता है, यह सफेद रंग का होता है। दूसरा लिख देंगे कि यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। दो हो गया ना। दूसरा नंबर क्या कह सकते हैं? देखिए, ये धावन सोडा जो है, सॉरी खाने का सोडा जो है, इसका ये अम्ल होता है, ठीक है, ये अम्लीय होता है। तो इसको कह देंगे कि यह कैसा होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ठीक, सूत्र से हम देखें NaHCO3, इसमें H प्लस आयन आ रहा है ना, तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, लवण तो है बट अम्लीय लवण होगा। ठीक, तो यह अम्लीय होता है। तीसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं इसके बारे में? यह जल में विलेय होता है। किसमें? जल में विलेय होता है। ठीक, इतना बात हम लोग जान चुके इसके बारे में। तो ये तीन बहुत है। ठीक, तीन चार ऐसे ही हम लोग इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब देखते रहेंगे उपयोग। ठीक है, तो इसका भौतिक गुण हम लोग तीन पढ़ लिए। यह सफेद रंग का होता है। दूसरा नंबर हम लोग कह सकते हैं यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। तीसरा नंबर में बना सकते हैं यह अम्लीय होता है। और चौथा नंबर कह देंगे यह जल में विलेय होता है। तो इससे हम लोग दो बना सकते हैं लाइन। ठीक, तो एक ही लाइन में हमने लिख दिया, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह अम्लीय होता है, यह जल में विलेय होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आए। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, इसको मिटाए ना। अब हम लोग चलते हैं इसके रासायनिक गुण पर। हाँ, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। ठीक, रासायनिक गुण पहला नंबर देखिए, पहला नंबर इसमें भी हम लोग ताप का प्रभाव देखने वाले हैं। उष्मा का प्रभाव या ताप का प्रभाव। तो हेडिंग लगा लीजिए ताप का प्रभाव, का प्रभाव, ताप का प्रभाव। हेडिंग लगा लीजिए ताप का प्रभाव। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं खाने के सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो NaH, खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो जरा बताइए क्या होगा। अभी फिलहाल में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े हैं इसके बनाने की विधि को, कि जब धावन सोडा में क्या किए हैं, जल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके गर्म किए हैं धावन सोडा को, तो क्या प्राप्त हुआ है? खाने का सोडा। तो ठीक इसका उल्टा होगा। क्या? देखिए, अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? ठीक जो मिलाकर हम लोग बनाए हैं धावन सोडा वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमको क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 गैस प्रवाहित, मतलब कि मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग खाने के सोडा में क्या करेंगे? ताप प्रवाहित करेंगे, मतलब कि आग लगाएंगे, तो हमको धावन सोडा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। अब ये संतुलित नहीं है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं पहला नंबर में ताप के प्रभाव में है कि जब खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इतना आप लिख सकते हैं। आसान है ना? अच्छा, चलिए आगे हम चलते हैं। तो इसको पहले मिटा दें। ठीक, अगला नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। अच्छा, अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होने वाला है?
एक बार थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर धावन सोडा, सॉरी खाने का सोडा NaHCO3, इसका जब अम्ल से क्रिया कराएंगे, कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए सपोज हमने H2SO4 ले लिया, कोई सा भी आप अम्ल ले सकते हैं, क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए Na पर कितना +1, ये पूरा HCO3 पर कितना +1 माइनस, यहाँ पर H पर कितना +1 प्लस SO4 पर कितना 2 माइनस, तो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्रिया करता है, तो इसका 2 है तो इसके नीचे हो जाएगा, तो क्या बनेगा Na2SO4 प्लस। अब देखिए इसका एक और इसका ये एक ना, इसका एक और इसका ये एक, तो दोनों एक एक होंगे, बट ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे H2CO3। अभी फिलहाल में आपको जस्ट हम इसी वीडियो में बताए हैं शुरू में ही HCO3 H2CO3 ये दुर्बल बंध से जुड़ा होता है आपस में, इसलिए टूटकर H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, H2CO3 को तुरंत हम लोग यहाँ पर लिख देंगे H2O प्लस CO2 गैस। समझ आया? तो यहाँ देखिए खाने के सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कोष्टक में लिख सकते हैं, को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण, ये एक प्रकार का लवण है ना, देखिए एक धनायन और एक ऋणायन है, परंतु धनायनों में ना तो H प्लस है ना OH माइनस है, तो अगर अम्लों से क्रिया कराएंगे तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। ये क्या है, सोडियम सल्फेट एक लवण है। तो खाने के सोडा को किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो हम लोग 2 रासायनिक गुण इसमें पढ़ लिए, एक तो गर्म किए ताप का प्रभाव और दूसरा अम्ल से क्रिया। ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आया? आपको तो रासायनिक अभिक्रिया करना सिखा भी दिए, ठीक, तो और 2-3 होगा आपकी किताब में, तो आप उससे समझ सकते हैं। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं इसके उपयोगों पर, ठीक, तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा उपयोग, इसको मिटाते हैं। तो अगला हेडिंग लगा दीजिए उपयोग, उपयोग, ठीक। तो पहला नंबर देखिए उपयोग, पहला नंबर उपयोग देखिए इसका, देखिए मोस्ट, देखिए जितने भी सारे लवण हैं सबका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तो पहला नंबर तो लिख लेंगे प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में, तो क्या देंगे, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। दूसरा नंबर हम लोग कहते हैं, देखिए इसका उपयोग ना जब हम लोग को पेट वोट में गैस वैस बन जाती है तो इसको पी लेने से थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि गैस बनती है तो अम्लीयता, तो अम्लीयता कम है तो उसको पूरा करने में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या कहेंगे, इसका उपयोग पेट में अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, ठीक, पेट में अम्लीयता को दूर करने में करते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका उपयोग पेट में अम्लीयता को दूर करने में करते हैं। तीसरा नंबर, इसका भी उपयोग खाने का सोडा का भी उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग क्या कर देंगे, आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं। 4 नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं। किसमें, ब्रेड बनाने में, कोई भी नर्म खाने का पदार्थ बनाने में करते हैं,
खाने के सोडा का उपयोग। तो आई होप ये 4 आपको समझ में आया होगा। पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा नंबर पेट की अम्लता को दूर करने में, तीसरा नंबर आग बुझाने वाले यंत्रों में, और चौथा नंबर ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। ठीक, कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको नरम बनाना हो उसमें हम लोग खाने का सोडा का उपयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और अगला हेडिंग लगाइए विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण, इसको मिटा देना, हेडिंग लगाइए विरंजक चूर्ण, विरंजक विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र हम लोग देख चुके, CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और साधारण नाम विरंजक चूर्ण। समझ में? अब इतना लिखने के बाद आप हेडिंग लगा लीजिए विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। ठीक, रासायनिक नाम और साधारण नाम लिखने के बाद और रासायनिक सूत्र लिखने के बाद हेडिंग लगाइएगा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, बुझा हुआ चूना लेते हैं, CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, इसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये H2 एक ऑक्सीजन छोड़कर अलग हो जाता है, तो बना लेता है H2O, बाहर निकल जाता है, और जो भी बचता है एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन बचता है, CaOCl2 बचता है। क्या यही हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण है? यही हमारा विरंजक चूर्ण है, चूर्ण। तो सीधा सीधा हम लोग कह देंगे विरंजक चूर्ण बनाने की विधि में, प्रयोगशाला में बूझे हुए चूने में ना, प्रयोगशाला में जब बूझे हुए चूने में कैल्शियम, सॉरी, प्रयोगशाला में जब बूझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक, फिर से बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा, प्रयोगशाला में बूझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इतना लिख लेंगे ना। चलिए, तो इसका अब अगला हेडिंग लगाइएगा भौतिक गुण। ठीक, तो इसको मिटा दें, तो अगला हेडिंग लगाइएगा भौतिक गुण, भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण में पहला नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में? तो देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा पीला, मतलब हल्का पीले रंग का एक पाउडर होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? हल्का हल्का पीला रंग का एक पाउडर होता है। क्या एक पाउडर होता है? तो कहेंगे कि यह एक हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। दूसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं इसके लिए? देखिए इसको ना हम लोग जल में घुलाएंगे तो ये घुल जाएगा। किस जल में? ठंडे जल में, ना कि गर्म जल में। तो कहेंगे कि यह ठंडे जल में विलेय होता है। कौन से जल में? ठंडे जल में विलेय होता है, विलेय होता है। तीसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं इसके लिए? तीसरा नंबर देखिए इस यह ठंडे जल में क्या हो जाता है? विलेय हो जाता है। इसका स्वाद जो होता है ना, स्वाद जब इसको विरंजक चूर्ण का स्वाद हम लोग चखेंगे तो इसका स्वाद क्या होता है? तीखा होता है, तीखा होता है। जब हमारे मशीन में कीड़ा पड़ जाते हैं, पानी देने वाली मशीन में कीड़ा पड़ जाते हैं तो उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं जिससे कीड़ा मर जाते हैं। ठीक है, वही विरंजक चूर्ण होता है, सफेद रंग का, हल्का पीले रंग का होता है। तो इसका स्वाद तीखा होता है। चौथा नंबर देखिए इसमें क्लोरीन गैस आ रही है क्या? CaOCl2 क्लोरीन गैस आ रही है ना, तो इसका गंध इससे क्या आता है? क्लोरीन जैसी गंध आती है ना। तो कहेंगे Cl यानी कि क्लोरीन गैस की गंध आती है। इसमें
क्लोरीन गैस की गंध आती है। बिल्कुल बोर नहीं होना है भैया, ये आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक, तो क्या कहा हमने, यह हल्के पीले रंग का एक पाउडर होता है, यह ठंडे जल में विलीन होता है। दूसरा नंबर, इसका स्वाद तीखा होता है। तीसरा नंबर, इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है। आई होप आपको ये चार बातें क्लियर हो गया होगा भौतिक गुण में। अब चलते हैं हम लोग इसका रासायनिक गुण देखने। ठीक, चलिए, तो इसको मिटाए ना, तो इसको सबको लिखते रहिएगा। ओके, थोड़ी सी वीडियो तो लंबी होगी, बट आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में ही। ओके, हेडिंग लगा दीजिएगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, अगला हेडिंग लगा लीजिए रासायनिक गुण। इसमें पहला नंबर हम लोग इसका रासायनिक गुण पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया। विरंजक चूर्ण CaOCl2 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जैसे ही क्रिया कराएंगे क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लोरीन गैस से भारी है। ठीक है, क्लोरीन गैस से क्या है, भारी है। तो ये क्लोरीन गैस को उड़ा देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खुद यहाँ पर बैठ जाएगी। तो Ca, अभी देखिए एगो O दुगो O, क्या हो जाएगा CO3 और प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। क्या? चूना पत्थर, इसी को दूधिया भी कहते हैं। ये जो चौक है ना, चूना पत्थर ये। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होते हैं तो चूना पत्थर प्राप्त होता है या क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया। दूसरा नंबर, इतना हम लोग हिंदी लिख लेंगे। क्लोरीन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट गैस, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद ये रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे। उसके बाद अगला नंबर हम लोग इसका अम्लों से क्रिया कराते हैं, CaOCl2। कोई सा भी हमने ले लीजिए और उसका क्रिया करा। मान लीजिए हमने H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। अब देखिए इसका आपस में क्रिया कराएंगे, क्या होगा। हमको पता है Ca पर कितना प्लस, 2 प्लस, Cl पर कितना माइनस, 1 माइनस। ठीक, यहाँ पर H पर 1 प्लस और SO4 पर 2 माइनस। ये प्लस वाला इसके माइनस वाले से क्रिया करेगा, सीधा बना देगा। इसका 2 प्लस इसका 2 प्लस कैंसिल करके कैल्शियम सल्फेट SO प्लस ये O मिलकर H के साथ जल बना देगा H2O। फिर क्या बचा, कुछ बचा क्या, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, तो ये बचा आपका क्लोरीन। क्लोरीन आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगी क्लोरीन गैस। तो हम लोग को क्या मिला, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण को अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो लवण, जल और क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। क्या कहें, लवण, जल और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, इतना लिख लेंगे। आई होप आपको ये रासायनिक गुण समझ में आया होगा। ओके, चलिए ठीक है। अब अगला नंबर लिख लीजिएगा, उपयोग। अगला नंबर उपयोग, तो हेडिंग लगा लीजिए उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग। देखते हैं उपयोग क्या क्या होता है। देखिए हम अभी फिलहाल जब बनाने की विधि पढ़े हैं, जब विरंजक चूर्ण का जिक्र किए हैं, तभी हम लोग कहें कि जैसे हम लोग के घर जो मशीन होती है हैंडपम्प, जिससे पानी पीते हैं, उसमें जब कीड़ा पड़ जाते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं, मतलब उसमें डाल देते हैं तो कीड़ा सारे मर जाते हैं और पानी फ्रेश निकलता है ना। तो इसका पहला नंबर उपयोग हम लोग क्या कह देंगे, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्या, इसका उपयोग, किसका, विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, किया जाता है। दूसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं,
दूसरा नंबर देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग अगर किसी वस्त्र का रंग उड़ाना है या किसी भी वस्तु का रंग उड़ाना है तो इसका उपयोग करते हैं। तो दूसरा नंबर हम लोग क्या देंगे, इसका उपयोग वस्त्रों के रंगों को उड़ाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वस्त्रों के रंगों को उड़ाने में किया जाता है। तीसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए ये एक अच्छा अपचायक होता है। अपचायक का मतलब आप जानते होंगे। देखिए एक बार आप इधर देख लीजिए अपचायक क्या होता है, और एक अपचायक होता है और दूसरा एक होता है आक्सीकारक, एक होता है अपचायक। दो वर्ड होता है, एक होता है आक्सीकारक और एक होता है अपचायक। हम लोग आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़े हैं क्या, पहला चैप्टर में आक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार में। तो देखिए एक होता है आक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। एक होता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन या उपचयन जिसको कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। उल्टा, ऑक्सीकरण होगा, जब ऑक्सीकरण होगा तो अपचायक होगा, अपचयन होगा तो आक्सीकारक होगा। उल्टा ध्यान दीजिएगा, उल्टा। ठीक है, आक्सी है तो इसका मतलब अपचयन हो रहा, अप है, अपचयन का मतलब शुरू में इसके अप आ रहा, इसके भी अप आ रहा, तो इसका मतलब आक्सीकरण। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जिसका आक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है और जिसका अपचयन होता है वह आक्सीकारक कहलाता है। तो देखिए ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपचयन होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का अपचयन होता है। ठीक, तो यह एक अपचायक है। तो इसका उपयोग उद्योगों में अपचायक के रूप में करते हैं, यानी कि अपचायक के रूप में करते हैं, इसका मतलब कि ऑक्सीकरण होता है इसका। समझ में आया ना। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो इसका उपयोग उद्योगों में, ठीक है, इसका उपयोग उद्योगों में अपचायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? अपचायक के रूप में किया जाता है। तो ये तीन उपयोग हमने जान लिया, ये तीन उपयोग आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग विरंजक चूर्ण के बारे में सब कुछ जान लिए। देखिए विरंजक चूर्ण में हम लोग पढ़ लिए बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। विरंजक चूर्ण समाप्त। ठीक, ये हमको आप लोग को समझ में आया ना सारा बातें। चलिए, तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग तो दावन सोडा पढ़े, फिर खाने का सोडा पढ़े, फिर विरंजक चूर्ण पढ़े। अब लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो चारों के चारों है, चारों में से एक जरूर कोई ना कोई आएगा। तो इसको मिटाए ना। चलिए, तो चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सामान्य परिचय ले लें, क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका साधारण नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जान लेते हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जिसे बोलते हैं, अणुसूत्र या जिसे रासायनिक सूत्र बोलते हैं, रासायनिक सूत्र। ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4
इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। इसका साधारण नाम इसका साधारण नाम आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। और इसको हाफ को हेमी बोलते हैं। हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी। और जल को हाइड्रेट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हेमी हाइड्रेट। ठीक है, बात समझ में आई क्या? अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य परिचय है ये। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग बनाने की विधि पर। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने। हेडिंग लगा लीजिए बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि देखिए बहुत आसान है बनाने की विधि इसका। आप एक लाइन याद रख लीजिए, एक शब्द ही याद रख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको एक शब्द में कहते हैं जिप्सम। एक होता है आपका जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, इसे बोलते हैं जिप्सम। ये जिप्सम होता है। ठीक है, जब जिप्सम को हम लोग ना क्या करते हैं? गर्म करते हैं लगभग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जब जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमको CaSO4, ये देखिए हम लोग बताइए जरा एक बात बताइए कि किसी भी पदार्थ को जल में घोले हैं, ठीक, और उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल वाष्प बन के उड़ेगा ना। ठीक, तो थोड़ा 120 डिग्री सेल्सियस ताप, थोड़ा कम ताप पर हम लोग जब गर्म करेंगे तो कुछ जल के अणु क्या होंगे? वाष्पित हो जाएंगे और कुछ बचे रह जाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारा थोड़ा सा 1/2 भाग जल बचा रह गया। ठीक, H2O, तो कितना वाष्पित हो गया? तो 1/2 भाग जल बचा है, तो 2 का 1/2 अगर बच गया तो कितना बचा? 3/2 H2O क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक, इतना बच गया भैया। 2 का 1/2 में से 1/2 बचा है और बाकी सब बाहर है। तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस 1/2 कितना बचा? 3/4 भाग। 3/4 भाग हमारा जल क्या हो गया? वाष्पित हो गया। ठीक, इतना बात तो समझ में आई ना? हाँ, इतना बात आपको समझ में आ गई। यही तो जिप्सम का सूत्र, सॉरी यही तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यही तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोलिए, यही तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। तो क्या कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि में? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा, मतलब निर्जलीकरण का मतलब जल को बाहर निकालना, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, जब जिप्सम को, एक बार ध्यान से और सुन लीजिए, जब जिप्सम को लगभग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे बोलते हैं, यह है जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2। आई बात समझ में? तो ये हमने बनाने की विधि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जानते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसके भौतिक गुण पर। तो ठीक है, थोड़ा सा भौतिक गुण यहीं पर जान लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, क्या? भौतिक गुण। देखिए भौतिक गुण इसका क्या होता है? पहला नंबर, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, सफेद रंग का क्या होता है? पाउडर होता है। क्या होता है? यह एक सफेद रंग का
पाउडर होता है। ठीक है, यह एक सफेद रंग का एक पाउडर होता है। दूसरी बात इसके लिए हम लोग कहेंगे, जब इसे जल में घोलेंगे ना तो मिट्टी की तरह ही गलेगा, न कि घुलेगा। तो क्या कहेंगे कि यह जल में विलय नहीं होता है, क्योंकि यह चीनी की तरह समाप्त नहीं होता है जल में। ठीक है, समाता नहीं है, मिट्टी की तरह दिखता है। तो इसको कहेंगे कि यह जल में अविलेय होता है। क्या? अविलेय होता है। ठीक, इतना बात आपको समझ में आई क्या? यह जल में क्या होता है? अविलेय होता है। तो हम लोग बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भौतिक गुण देख लिए, ये दो इसके भौतिक गुण हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण पर। तो इसके दो रासायनिक गुण भी है, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगला हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर आप लिख लीजिए, जल के साथ अभिक्रिया, जल से क्रिया, लिख लेंगे जल से क्रिया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल से क्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है, क्या घटना घटित होती है। तो पहला नंबर जल से क्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, हमेशा ध्यान दिमाग में डाल लीजिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जल से क्रिया कराएंगे H2O, जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होने वाला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। तो देखिए जब जल से क्रिया कराएंगे तो ये जल आकर इसमें मिल जाएगा, ये जल आकर इसमें क्या होगा, मिल जाएगा। तो जब ये जल आकर मिल जाएगा तो लगभग मान लीजिए 3/2 भाग जल को ये अपने अंदर अवशोषित मान लीजिए कर लिए। जब 1/3 भाग जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेते, देखिए 1/2 प्लस 3/2, तो ये दोनों का लसा 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 4/2, कितना भाग आ जाएगा 2 भाग, यानी कि दोनों जुड़ा जब तो इसके 2 अणु प्राप्त हुए। तो क्या होगा CaSO4 × 2H2O, समझ में आया। तो ये देखिए जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से क्रिया किया था क्या बनाया, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। अभी हम लोग देखिए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, जिप्सम। समझ में आया क्या? जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देते हैं तो जिप्सम बन जाता है। बात सही, जितना जल उड़ा रहेगा उतना जल मिला देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। क्या बात है, सही। चलिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला नंबर जल से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम। तो इसमें लिख लेंगे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है। समझ में आया? उसके बाद ये रिएक्शन लिख लेंगे। आई बात समझ में ना? चलिए आगे चलते हैं, दूसरा हेडिंग लीजिए, दूसरा नंबर, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या पड़ने वाला है इसके ऊपर का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट ना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हेमीहाइड्रेट हाफ H2, यही तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसे हम लोग गर्म करेंगे, ताप का मतलब क्या होता है, गर्म करना। जब इसे हम गर्म करेंगे तो जरा बताइए, इसमें पानी है, कुछ पानी है, इसका मतलब अलग हो जाएगा पानी और बचेगा कैल्शियम सल्फेट। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपका CaSO4 प्लस हाफ H2O, क्या हो जाएगा, वाष्पित होकर उड़ जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट। यह एक प्रकार का क्या है, लवण है, लवण। कैल्शियम सल्फेट का क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग गर्म करेंगे। तो ताप का प्रभाव क्या देखने को मिला हमको कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो हमको कैल्शियम सल्फेट का एक लवण प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तो इतना लिख लेंगे जो बोले हैं अभी, और उसके बाद यह अभिक्रिया कर लेंगे। आई बात समझ में ना? तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या पढ़ लिए, बनाने की विधि, भौतिक गुण,
रासायनिक गुण। अब जल्दी से इसके 2-4 उपयोग को भी देख लेते हैं। तो इसको फटाक से क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा और हम जा रहे हैं इसको क्या करने, मिटाने। मिटा देना। चल आपका अब लास्ट है उपयोग। हेडिंग लगा लीजिए उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, आइए जानते हैं। पहला नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ना मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। खिलौना या मूर्ति बनाने में, जैसे जहाँ जोड़ बनाना हो, मतलब जोड़ मतलब किसी को चिपकाना हो तो वहाँ इसका उपयोग करते हैं जोड़े पर। तो पहला नंबर क्या देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला नंबर हम लोग देख लिए खिलौना तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा नंबर चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यानी कि इसका उपयोग टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। जोड़ने में किया जाता है। तीसरा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने में करते हैं। ठीक है, अगर हम सतहों को मुलायम बनाना, सतह मतलब ये जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसके सतह को चिकना बनाना है, थोड़ा थोड़ा खुरदुरा है, इसको एकदम से पूरा बढ़िया से चिकना बनाना है तो क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे, इस पर लगाएंगे, लेप लगाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, इसका उपयोग। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एकदम से पूरा का पूरा क्या होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं, चिकना बनाने में करते हैं। तो इसका उपयोग सतहों को चिकना बनाने में करते हैं। चिकना बनाने में करते हैं। चौथा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं कि चौक बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चौक बनाने में। पांचवा नंबर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका उपयोग ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का कागज उद्योगों में करते हैं। देखिए कागज जो होता है बांस का बनाया जाता है और बांस से बनाते हैं तो काला निकलता है, तो उसको सफेद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कागज उद्योगों में किया जाता है। क्या, इसका उपयोग कागज उद्योगों में किया जाता है। ठीक, ये हम लोग 5 इसका उपयोग देख लिए। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस समाप्त हुआ। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग देख लिए। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े हैं, धावन सोडा बनाना। दूसरी बात खाने का सोडा। तीसरा नंबर व्यंजक चूर्ण और चौथा नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चारों के चारों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये पक्का आपको एग्जाम में देखने को इन चारों में से कोई एक मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर पूरा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके इस चैप्टर का हुआ एंड। तो आप इसको क्या कर लीजिए, पूरा बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और थोड़ा थोड़ा नोट्स को पढ़ते रहिएगा। देखिए किताब पढ़ने से बढ़िया है आप अच्छा एक नोट बना लीजिए, जो क्या होगा कि आपका एक बढ़िया किताब का काम करेगा, आपका एक नोट्स। समझ में आया? तो
आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारी बातें सारी समझ में आ रही है, कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिएगा। और अगर चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके तैयारी के लिए, बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी को बनाने के लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो देखिए, हम लोग एक रेगुलर वीडियो बना रहे हैं जो आपको प्रीमियर यूट्यूब पर दे रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम है 5:15, शाम 5:15, ठीक है। तो आप शाम 5:15 पर एकदम से सारा काम और करके उस समय ऐसा कर लीजिए कि आप पूरा खाली हो जाइए, और उस समय अपना कापी और कलम लेकर बैठ जाइए और एक अच्छी तरीके से हैंड रिटेन नोट बनाइए। पहले तो समझिए बातों को, उसके बाद हैंड रिटेन नोट बनाते रहिए। ओके, तो चलिए ठीक है, यहीं पर आपके इस चैप्टर का एंड गेम कर दिए। अब हम लोग अगला वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर धातु और अधातु। और धातु अधातु आपको ऐसा मैं बता दूंगा, अब तक तो आप पढ़ ही लिए, आपको भरोसा हो गया होगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपके यहाँ कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है, पूरा आपको तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह जैसे आपको अभिक्रिया बढ़िया से सिखा दिए ना, अब तो धातु अधातु है वो तो और ही बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अभिक्रिया नहीं। ठीक, तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।